हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एससी एएसओ के लिए जो है आज मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा कि पिछले जो एएसओ एग्जाम हुए थे उसके तो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करा दिए थे। यहाँ पर मैंने कुछ अदर एग्जाम के जो है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं जो यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है इस समय जो है अगर आप 10+ फुल मॉक टेस्ट लेते हैं, क्योंकि इस समय जो है सबसे जरूरी आपके लिए मॉक टेस्ट ही है, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसकी फी भी कम हो गई है और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर जो है इसके साथ ये सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा, यानी कि सबसे जरूरी 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक मिल जाएगी, जिससे आप सिर्फ जो है 1 से 2 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। बाकी ये सारी चीजें भी इसके साथ कंप्लीटली फ्री दी जा रही हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहां पर? एलवी क्लासेस ऐप पर, ठीक है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्जाम वाले कोर्स वाले सेक्शन में जाकर जो है यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात का काम है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कुछ यहाँ पर पीवाईक्यू लिए हैं और यहाँ पर जो मैंने पीवाईक्यू लिए हैं ये आज आपके एसएससी एग्जाम से संबंधित है, जो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए थे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई असहसंबंध चर हैं। यहाँ पर जो है एक्स और वाई जो है इसमें बताया गया कि असहसंबद्ध चर हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर सहसंबंध, सहसंबंध का मतलब कोरिलेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है अनकोरिलेटेड वेरिएबल है यहाँ पर एक्स और वाई। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा? आप सभी को पता होगा कि जब यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, सहसंबंध की, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से, तो सहसंबंध जो होता है ये क्या करता है, ये एक्स और वाई जैसे कि दो चर हैं तो इनके बीच हमेशा जो है रैखिक या फिर बोल सकते हैं रेखीय संबंध बताता है। यहाँ पर ये क्या बताता है? रैखिक संबंध जो है यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सहसंबंध यानी कि जो कोरिलेशन होता है वो दो चरों एक्स और वाई के बीच जो है क्या बताता है? रैखिक संबंध दर्शाता है। लेकिन जो असहसंबंध होगा आपका, यानी कि अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स होंगे, वो यहाँ पर क्या होगा, वो जो है यहाँ पर रैखिक संबंध नहीं दिखाएंगे, यानी कि जो इसका पहला विकल्प दिया है कि उनके बीच कोई रैखिक संबंध नहीं होगा। बस देखिए, यहाँ पर रैखिक संबंध नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इनके बीच कोई और संबंध नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या बताया गया कि उनके बीच कोई द्विघाती संबंध नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो केवल अगर यहाँ पर अनकोरिलेटेड है तो इसका मतलब उनके बीच रैखिक संबंध नहीं होगा। बाकी और कोई संबंध हो सकता है, जैसे कि हो सकता है लघुरेखीय संबंध हो, यहाँ पर त्रिकोणमितीय संबंध हो, तो और कोई संबंध हो सकता है, लेकिन रैखिक संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपके सहसंबंध चर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि दो चर, यहाँ पर दो चर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, इनके बीच का सहसंबंध गुणांक आपको दिया गया। तो सहसंबंध गुणांक आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, यानी कि ये आर की वैल्यू दी गई है। और यहाँ पर कह रहा है कि सह प्रसरण आपको दिया गया है, यानी कि जो एक्स और वाई चर दिए गए थे इन्हीं का सह प्रसरण दिया गया है। मतलब आपका यहाँ पर कोवेरियंस एक्स और वाई का आपको यहाँ पर सह प्रसरण दे दिया गया है। और साथ में बोला गया कि एक्स का प्रसरण जो है वो 16 है। एक्स के प्रसरण को आप लिख सकते हैं वेरियंस ऑफ एक्स, और इसका प्रसरण कितना है? ये आपका 16 है। तो अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला ध्यान दीजिए, सहसंबंध का क्या होता है? आर बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, और बट्टे में होता है सिग्मा एक्स और इंटू सिग्मा वाई। तो यहाँ पर y का मानक विचलन आपसे पूछ रहा है, यानी कि सिग्मा y की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन पहले आपको सिग्मा x पता होना चाहिए। तो अब सभी लोग जानते हैं यहाँ पर दिया गया है वेरिएंस ऑफ x, यानी कि जो यहाँ पर सिग्मा x होगा ये क्या होगा? ये आपका जो वेरिएंस x दिया गया है इसका वर्गमूल हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको 16 का वर्गमूल निकाल लेना, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपको सारे मान पता है। देखिए, तो अगर मैं बात करूं आर की वैल्यू, तो यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है 0.48, फिर बराबर में आ जाइए कोवेरियंस का मान दिया गया है 36, ये हो जाएगा। और बट्टे में आ जाइए, बट्टे में आपको दिया गया सिग्मा एक्स का मान जो अभी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये हो जाएगा 4, और गुणे में हो जाएगा सिग्मा वाई। बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। आप यहाँ पर अगर इसको डिवाइड कर दें तो 4 9 36 आ जाएगा। देखिए, सिग्मा वाई आपका इस तरफ आ जाएगा, तो कुल मिला के सिग्मा वाई बराबर, और ये आपका बट्टे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 और बट्टे में हो जाएगा 0.48। अब अगर ध्यान दें तो आप यहाँ पर जो है इसमें ये दशमलव काट के ऊपर 2 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव दिया गया है। अब अगर आप इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है ये 18.75 के आसपास जो है आ जाएगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही होगा।
एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा भाग करके, ठीक है। तो यहाँ पर 18.75 के आसपास लगभग आ जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जितने भी लिए हैं लगभग सभी आपके एसएससी के स्टैटिक्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिविचर बंटन के लिए यदि सह संबंध यहाँ पर R12, R13 और R23 इन सभी की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी बताई गई है, R दी गई, यानी कि इन तीनों का मान आपका R दिया गया है। और आगे बताया गया कि जो R है ये -1 और +1 के बीच होगा, मतलब R की वैल्यू जो होगी वो -1 से ज्यादा होगी और +1 से कम होगी। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर त्रिविचर बंटन जो है आपको बताना है। देखिए इसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है R12 सी, ठीक है। इस तरह से पॉइंट लगा के लिखते हैं। इसमें यहाँ पर याद रखिएगा, इसका अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला होता है R12 माइनस R13 इंटू R23। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट में होता है 1 माइनस R13 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 1 माइनस R23 का स्क्वायर। इतना ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इसमें मान रख दूं तो ध्यान दीजिए R12 यहाँ पर R12 हो गया, R13 हो गया, 23 हो गया, इन सभी का मान R ही है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, R माइनस, यहाँ पर भी आप मान रखेंगे तो R आ जाएगा, इसकी जगह पर भी कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। और बट्टे में ध्यान दीजिए अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, इसका मान भी R है, सबका मान R है, तो कुल मिला के 1 माइनस R स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा आपका 1 माइनस R स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें से R कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा R और बट्टे में ध्यान दीजिए दोनों यहाँ पर अंडर रूट के अंदर दिए, तो यहाँ पर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे सीधे 1 माइनस R स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार दिया गया है तो वर्गमूल में 1 माइनस R हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा R 1 माइनस R और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर इसके अनुसार आप 1 माइनस R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस R और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस वाला पद आपका कट जाएगा तो ये आ जाएगा R और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस R। अब आप ये चेक कर लीजिए, देखिए ये विकल्प नंबर सी में आपको दिया गया है R बटे 1 प्लस R, तो ये यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया इसमें कह रहा है कि किसी हस्तलिप प्रतियोगिता में 2 निर्णायकों ने 6 हस्तलिपियों को निम्नलिखित कोटि प्रदान किया। ये इन सभी को जो है यहाँ पर कोटि प्रदान किया गया, जो यहाँ पर 6 हैंडराइटिंग है इनको अलग अलग कोटि दी गई है। तो स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक की, तो आप सभी को पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर और बटे में होता है एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार सबसे पहले आपको चाहिए क्या, समेशन डी स्क्वायर। देखिए जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हम लोग ज्ञात क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए डी स्क्वायर, तभी आप रैंक निकाल पाएंगे। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 निर्णायक हैं, पहला और दूसरा। एक को आप x मान लीजिए और एक को आप y मान लीजिए, और इसके बाद आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर d क्या होता है, d बराबर होता है x माइनस वाई, यानी कि रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई करके। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए 6 से 1 घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 5, 5 से 2 घटाएंगे ये आ जाएगा 3, 4 से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और 3 से जब 4 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से 5 घटाने पर ये आ जाएगा माइनस का 3, और 1 से 6 घटाने पर ये आ जाएगा माइनस 5। तो ये वैल्यू किसकी मिली, डी की। अब डी के साथ साथ आपको चाहिए डी स्क्वायर, तो इन सभी का वर्क कर दीजिए। जब डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो देखिए 5 का वर्क कितना आ जाएगा 25, 3 का वर्क कितना आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, माइनस 1 का वर्क करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस 5 का वर्क करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो ये डी स्क्वायर आया। अब डी स्क्वायर आ गया तो अब आप निकाल सकते हैं समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर का मतलब होता है केवल इन सभी का योग आपको करना है। देखिए जोड़ दीजिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 25 और 25 मिलके हो जाएंगे 50, और यहाँ पर देखिए 9 1 10, 9 1 10, तो कुल मिला के 50 और 20 मिलके हो जाएंगे 70।
तो आपको समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 70। आपको यही सबसे पहले चाहिए था कि समेशन डी स्क्वायर कितना है, तभी आप रैंक निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गई डी स्क्वायर, और आपको पहले ही बता दिया गया था कितनी हस्तलिपियां यहाँ पर, ध्यान दीजिए 6। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये भी आपको पता है कि n का मान कितना है 6, क्योंकि 6 हैंड राइटिंग दी गई। तो आपको n का मान पता है और डी स्क्वायर का मान पता है। अब आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6, और समेशन डी स्क्वायर का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 70। बट्टे में आ जाइए, n का मान कितना था 6। अब यहाँ पर देखिए अगर मान रखेंगे आप 6, तो 6 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 36 माइनस 1, कुल मिला के ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 गुणे 70। वैसे तो यहाँ पर काट देते, मैंने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, आगे काट देंगे। यहाँ पर देखिए 36 से 1 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 35। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 35 दूना 70 हो जाएगा। कुल मिला के ये 1 माइनस 2 बचा, और इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रैंक आ गई है वो कितनी आ गई है -1 आ गई है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपको जो विकल्प नंबर डी दिया गया है -1, ये आपका सही हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर जो है, जो आपको ये 3 कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक जो है ये समाश्रयण, समाश्रयण का मतलब यहाँ पर रिग्रेशन की बात हो रही है, प्रतिगमन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो सहसंबंध गुणांक होता है ये आपका रिग्रेशन गुणांक, यानी कि इनके बीच का समांतर माध्य होता है। आप सभी लोगों को बताया गया है कि ये कथन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि r बराबर होता है √b(y(x) इंटू b(x(y), और ये दोनों जो गुणांक दिए गए हैं यानी कि b(y(x) और इंटू b(x(y), इन्हीं को रिग्रेशन गुणांक या समाश्रयण गुणांक बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है सहसंबंध r क्या होता है, सहसंबंध। तो सहसंबंध जो होता है इन दोनों गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो सहसंबंध गुणांक होता है वो रिग्रेशन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। और यहाँ पर क्या बोला गया था? समांतर माध्य। तो कुल मिला के पहला पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि समाश्रयण गुणांक मूल के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं। जो समाश्रयण गुणांक है ये मूल के परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं परंतु माप के नहीं। तो ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही बात है कि जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन जो है मूल के परिवर्तन, मूल के परिवर्तन का मतलब इसमें कोई भी संख्या आप प्लस करिए माइनस करिए, इससे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी चीज गुणा या भाग करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के पैमाने का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है मूल बिंदु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरे में कह रहा है कि यदि एक समाश्रयण गुणांक यानी कि जो एक यहाँ पर रिग्रेशन गुणांक है ये एक से अधिक है तो दूसरा एक से हमेशा कम होगा। ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है जो b(y(x) और b(x(y) होते हैं इनमें से अगर एक का मान एक से बड़ा है तो दूसरा हमेशा एक से छोटा होगा। तो कुल मिला के पहला पॉइंट आपका गलत है और बाकी दोनों सही हैं। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि यदि r बराबर 0.5, यहाँ पर r का मान दिया गया है और n का मान दिया गया है। कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक की मानक त्रुटि क्या होगी। यहाँ पर आपसे मानक त्रुटि यानी कि स्टैंडर्ड एरर पूछ रहा है, और स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करने के लिए बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे फॉर्मूला होता है 1 माइनस r² / n। अगर इतना बड़ा फॉर्मूला याद है तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे आप 1 माइनस, देखिए r² का मान कितना है 0.5, 0.5 का अगर वर्क कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25। बट्टे में आ जाइए, यहाँ पर दिया गया 9, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाएंगे 1 से 2.5 तो ये आ जाएगा 0.75, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0 पॉइंट, ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 यानी कि 0.25 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का जो है वो फॉर्मूला याद रखना है, फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं
तो x और y के बीच जो है वो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी x और y स्वतंत्र होते हैं तो उनके बीच का जो सहसंबंध गुणांक होता है हमेशा 0 होता है। कई बार मैंने बताया है, याद रखिएगा सभी लोग, कि अगर x और y जो है वो यादृच्छिक रूप से जो है यहाँ पर स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर इनके बीच का सहसंबंध गुणांक जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे को जो है यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो चर असहसंबंध हों तो समाश्रण रेखाएं कैसी होती हैं। याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिया गया y अक्ष और ये आपको दिया गया है x अक्ष। ठीक है, यहाँ पर दो समाश्रण रेखाएं, पहले ही बता दिया गया कि असहसंबंध है, यानी कि यहाँ पर जो है कोरिलेटेड नहीं है। ठीक है, अनकोरिलेटेड है। तो मान लीजिए एक रेखा ये आपकी और दूसरी रेखा यहाँ पर ये है, तब भी यहाँ पर आपका r बराबर क्या होगा 0। जब ये एक रेखा इस पर लंब डाल दी जाए, एक रेखा इस पर लंब डाल दी जाए, तो इसका मतलब r बराबर 0 तभी आपका होगा, क्योंकि दोनों के बीच यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, अनकोरिलेटेड है। तो r बराबर 0 होने की स्थिति में यहाँ पर ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी, यानी कि एक दूसरे के जो है वो लंबवत होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि यदि सहसंबंध गुणांक 0 हो तो मानक आकलन त्रुटि जो है वो बराबर होती है। देखिए, मानक आकलन त्रुटि बोल दी जाए या स्टैंडर्ड एरर बोल दिया जाए, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, बात तो वही हुई है। जो अभी मैंने स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बताया था, आपको क्या बताया था, 1 माइनस आर स्क्वायर बटे अंडर रूट एन, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर वही मानक आकलन त्रुटि बोल दिया जाए या स्टैंडर्ड एरर बोल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर देखिए पहले ही बोल दिया गया कि सहसंबंध गुणांक 0 है, यानी कि r की वैल्यू अगर आप 0 रख दें यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा n, यानी कि ये बनेगा 1 बटे रूट n। कहीं पर आपको विकल्प में नहीं दिया गया, इसका मतलब विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सहसंबंध के गुणांक का परिमाण होता है। जो सहसंबंध है इसके गुणांक का परिमाण क्या होता है, तो आपको मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि जो सहसंबंध होता है आपका r, ये जो होता है b वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का जो है गुणोत्तर माध्य होता है, यानी कि दोनों यहाँ पर समाश्रण यानी कि रिग्रेशन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। तो इसका मतलब जो विकल्प नंबर बी दिया गया है कि दो समाश्रण गुणांकों के बीच का गुणोत्तर माध्य होता है, तो ये विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि बहुसहसंबंध गुणांक का परास। देखिए यहाँ पर बात हुई है बहुसहसंबंध गुणांक की, तो याद रखिएगा बहुसहसंबंध गुणांक की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के बीच होती है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सी में आपको दिया गया है 0 to 1, तो ये आपका सही हो जाएगा। वैसे विकल्प नंबर डी में भी यही दिया है 0 to 1, तो ये आपका यहाँ पर एक मान लीजिए एक विकल्प आपका गलत है, यानी कि 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुणांक क्या होता है 0 to 1 होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि पहली 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या जो है वो यादृच्छिक चुनी गई और चुनी गई संख्या के 5 या 15 के गुणज होने की प्रायिकता। सबसे पहले क्या बोला गया कि 120 प्राकृतिक संख्याओं, तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर आपको जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, वो यहाँ पर 120 दिए गए। इसको टोटल नंबर ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ एस, यानी कि कुल यहाँ पर प्रतिदर्श बोल सकते हैं। ठीक है, कुल सैंपल कितने दिए गए आपको यहाँ पर 120। अब यहाँ पर बोला गया है इनमें से जो संख्याएं चुनी जा रही हैं वो 5 और 15 की गुणज होंगी। तो अब आपको यहाँ पर 1 से लेकर 120 के बीच की जो है 5 और 15 के गुणज की संख्याएं चुननी है। कौन कौन सी होंगी, देखिए 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15, 20, इसके बाद हो जाएगा 25, 25 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 30, देखते रहना कोई छूट जाए। ठीक है, 5 5 का गैप लेके चलना है आपको, क्योंकि 5 और 15 का गुणज चाहिए। तो 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45, 50, 55 और 60। तो ये मैंने अभी 60 तक ले ली। इसी तरह से फिर आगे चालू होगा। अब ये 65 से लेकर सीधे 120 तक मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा 5 5 का गैप करके। देखिए कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये है तो 12 यहाँ पर भी होंगी, यानी कि जो टोटल यहाँ पर आएंगे इसको नंबर ऑफ ई लिख देते हैं, कितने होंगे 24। ठीक है, आप लोग लिख के चेक कर लीजिएगा, तो ये आपके आ जाएंगे 24। और जब प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो प्रायिकता के लिए आपको पता है नंबर ऑफ ई
बटे में नंबर ऑफ एस होता है यानी कि फेवरेबल नंबर और टोटल नंबर, तो यहाँ पर ये आएगा 24 और बटे में आ जाएगा 120। अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 एकम 12 0, यानी कि ये 2/10 आया। अभी इसको आप और कैंसिल कर सकते हैं वैसे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5। जो पहला विकल्प दिया गया आपका ये सही हो जाएगा, 1/5 वाला। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्ली कॉशन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कोरिलेशन के बारे में आप सभी को पता है कि कोरिलेशन में आपके दो चर होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इसमें से एक चर जो होता है वो कारण होता है, एक चर क्या होता है, कारण होता है, और दूसरा चर जो होता है वो प्रभाव होता है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, इस कोरिलेशन में एक चर आपका कारण होता है, दूसरा चर प्रभाव होता है, लेकिन इन दोनों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब ना आप कारण माप सकते हैं ना ही आप प्रभाव माप सकते हैं, मतलब दोनों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो संबंध होता है ये कारण नहीं बताता है, ये याद रखिएगा। इसमें से एक कारण और प्रभाव होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है इन दोनों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इन दोनों को मापा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर रिग्रेशन की बात होती तो रिग्रेशन में कारण और प्रभाव को मापा भी जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि दो चर x और y के बीच सहसंबंध गुणांक आपको दिया गया है। यहाँ पर इनके बीच जो है सहसंबंध गुणांक दिया गया है r बराबर 0,4, जो 0.4 दिया गया है। फिर कह रहा है कि 2x और -y के बीच सहसंबंध गुणांक। तो क्या किया गया, ध्यान दीजिए, पहले जो चर थे वो x और y थे, अब क्या कर दिया गया, देखिए पहले वाले में 2 से गुणा कर दिया गया है और फिर बाद वाले में -1 से गुणा किया गया है, यानी कि माइनस कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि जो r होता है यानी कि जो सहसंबंध होता है ये आपका मूल बिंदु और इसके अलावा पैमाने, इन दोनों से स्वतंत्र होता है। मतलब आप इसमें चाहे कोई भी चीज प्लस माइनस कर दीजिए या फिर कोई चीज यहाँ पर गुणा भाग कर दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर चिन्ह बदल गया है, जैसे कि पहले वाले में दोनों प्लस थे, अब की बार वाले में दोनों माइनस हो गए, तो जो नया सहसंबंध गुणांक आएगा वो आपका माइनस में आएगा, बस, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो पहले 0.4 था अब ये -0.54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर चिन्ह से नहीं है, प्लस माइनस का मतलब जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा किया गया था, अगर कोई चीज इसमें जोड़ दी जाए, मतलब इसको x+2 कर दिया जाता है या y-2 कर दिया जाता है, तो अगर कोई चीज जोड़ी या घटाई जाती है तो उसका मतलब मूल बिंदु से है। ठीक है, प्लस माइनस ये वाला मत समझ लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, यहां पर अगर कोई चीज इसमें जोड़ी गई है या घटाई गई है या गुणा किया गया या भाग किया गया तो सह संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर चिन्ह बदल गया है, तो पहले प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला ध्यान दीजिए, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मैंने आपको बताया। देखिए आर का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, सह संबंध की मानक त्रुटि आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड एरर बराबर 1 - r²/√n। इसको आप हल कर लीजिएगा दोबारा से, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, वहां पर आंसर भी हम लोगों का शायद ये आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिविचर बंटन। देखिए यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, लेकिन अब की बार यहाँ पर मान अलग अलग दिए गए हैं और कह रहा है कि आंशिक सहसंबंध जो है आपका ये क्या होगा। फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, अभी मैंने बताया था। यहाँ पर जो है जैसे कि आपको ये दिया गया R123, तो फॉर्मूला होता है आपका R12 - R13 इंटू R23 और बटे में होता है √1 - R13 का स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - R23 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था, तो अब वही फॉर्मूला यहाँ पर रखिए। देखिए R12 का मान कितना है, 0.68 ये दिया गया है, माइनस यहाँ पर देखिए अब R23 और R31 इन दोनों के मान सेम है, तो कुल मिला के इसका मान आपका 0.6 और इंटू में हो जाएगा 0.6। बटे में आ जाइए √ यहाँ पर देखिए 1 माइनस इसका मान रखेंगे तो 0.6 का स्क्वायर ये लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगले वाले ब्रैकेट में करेंगे तो फिर 1 - 0.6 का स्क्वायर इतना बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.68 माइनस इसका आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.36 और बट्टे में ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर दोनों सेम है यहाँ पर √ के अंदर, तो आप इसको वर्गमूल से बाहर निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस और इसका वर्ग करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको घटा दीजिए तो ये आएगा 0 दशमलव, देखिए 8 से 6 जाएंगे 2 हो जाएगा और 6 से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएगा।
बट्टे में देखिए 1 से 0.36 घटाएंगे तो ये 0.64 आ जाएगा। और अगर आप इसको कैंसिल करें तो ध्यान दीजिए सीधे सीधे 1 बार और ये 2 बार, यानी कि 32 दूना 64 कट जाएगा। और इसको अगर भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। कुल मिला के विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि यादृच्छिक चर x तथा y के लिए सहसंबंध गुणांक यानी कि r बराबर 0 हो तो x पर y और y पर x की समाश्रयण रेखाएं क्रमशः किसके द्वारा दी गई हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे कि y ऑन x, मतलब y की x पर अगर आप ज्ञात करते तो समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई बार बराबर, देखिए यहाँ पर होता है b वाई एक्स और ये होता है x माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह पर भी आप सूत्र यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं r, ये हो जाएगा आपका सिग्मा y और बट्टे में हो जाएगा सिग्मा x। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और दूसरा आपका जो बनेगा x ऑन y का, तो वो हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बार बराबर r, यहाँ पर होता है सिग्मा x बट्टे सिग्मा y और इनटू में हो जाएगा y माइनस वाई बार। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में पहले ही बताया गया कि सहसंबंध गुणांक जो r है वो 0 है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार बराबर, देखिए r की वैल्यू यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। कुल मिला के y बराबर ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा y बार, इतना बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बार बराबर, यहाँ पर आप r की वैल्यू कितने रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा फिर x बराबर, ये आगे आएगा तो ये बन जाएगा x बार। इस तरह से कुल मिला के एक्स वाई बराबर आ जाएगा वाई बार और एक्स बराबर आ जाएगा एक्स बार। अब आप विकल्प में चेक कर लीजिए कहां पर दिया गया है, ये विकल्प नंबर सी में दिया गया है, वाई बराबर वाई बार एक्स बराबर एक्स बार। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रहेगा यहाँ पर अगर रेखा वाला, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि दो समाश्रयण रेखाओं के समीकरण, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं तो सह संबंध गुणांक का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 24 y बराबर 20x और प्लस 3, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले y का x पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो y का x पर जब ज्ञात करेंगे तो y बराबर ज्ञात करेंगे 24 इधर आ जाएगा, तो देखिए 20 बटे 24x प्लस 3। अब यहाँ से अगर आप तुलना कर दें तो ध्यान दीजिए तुलना में समीकरण क्या होता है, मानक y बराबर b वाई एक्स इंटू एक्स प्लस 3, तो कुल मिला के यहां से जो है आपको बी वाई एक्स का मान मिल जाएगा कितना, 20 बटे 24, या फिर इसको आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 4 से इसको काट दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक मान निकाला। अब दूसरा वाला समीकरण देखिए, यहाँ पर दिया गया है 5x बराबर 4y और प्लस में दिया गया है 48। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकाले तो ये 5 बटे में आ जाएगा, यानी कि 4 बटे 5 y प्लस 48 और बटे में आ जाएगा 5। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा 24 जो आएगा इसके भी बटे में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर छूट गया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी यहाँ पर याद रखेगा 24 इधर भी आएगा। ठीक है, उसी तरह ये आ गया। अब यहाँ पर जब आप तुलना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बी एक्स वाई की वैल्यू और ये कितनी आ जाएगी, 4 बटे 5 आ जाएगी। बस आपको यही दोनों गुणांक चाहिए थे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे सह संबंध के लिए, r बराबर अंडर रूट बी वाई एक्स और इंटू बी एक्स वाई। इसमें आप मान रख दीजिए अंडर रूट, देखिए एक का मान है 5 बटे 6 और दूसरे का मान है 4 बटे 5, इतना। तो अब यहाँ पर 5 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, कुल मिला के ये आएगा आपका अंडर रूट 2 और बट्टे में आ जाएगा 3। तो इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया आपका 2 बटे 3, ये आप लोगों को यहाँ पर जो है इस तरह से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि आज तबीयत थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक मैराथन क्लास जो है वो यूनिट नंबर 8 यानी कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है उसकी मैं प्रोवाइड करूँ, वहां पर उसके मैं लगभग 150 जो है आपको MCQ सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।